नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस लाइव। आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम है उनका किरण श्रीवास्तव जी। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। किरण जी दिव्यांग बच्चों के लिए एक बड़ा नाम है। दिव्यांग बच्चों के लिए उनको खुश रखने के लिए, उनको खुशियाँ प्रदान करने के लिए बहुत सारे कार्यों को कर रही हैं जो है ना। उन्होंने एक एक किरण फाउंडेशन करके एक संस्था भी बनाया है, जहाँ पे उन बच्चों को अन्य सभी लोगों के साथ में खाने पीने का, खेलने का वो अवसर प्रदान किया जाता है। एक बहुत बड़ी बात है। देश में इस तरह की ये पहली संस्था है जो इस तरह का काम कर रही है। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं मैम को इस तरह का काम करने के लिए। और राष्ट्रवादी विकास पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो मैडम, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपकी पार्टी में, चूंकि आप महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या कर रही हैं जो अन्य लोग नहीं कर रहे हैं? महिलाओं के लिए मैं तो समझती हूँ भारत के समाज में एक धार्मिक समाज है भारत, और बच्चियों का बहुत ऊंचा स्थान है, स्त्रियों का बहुत ऊंचा स्थान है, देवियों की तरह पूजी जाती हैं। और सभी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्रयास की है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी राष्ट्रवादी विकास पार्टी ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है, प्लान तैयार किया हुआ है, जहाँ बच्ची के जन्म के साथ ही उसको राज्य की सुरक्षा प्रदान की जाए। तो पहले उसके हम 20,000 का उसके नाम डिपॉजिट करेंगे, और जन्म के समय और जच्चा बच्चा दोनों की देख रेख करेंगे, ताकि उनको जो मेडिकल की ज़रूरत है या उनको जो बाकी सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो हम सब उनको प्रदान करेंगे, ताकि एक सुरक्षित और हेल्दी बच्चा तैयार हो और जो भविष्य में योगदान दे सके समाज को। उसके बाद बच्ची जब थोड़ा बड़ी हो जाएगी, 5th क्लास में जाने वाली, तो हम बच्ची को स्कूल के एडमिशन में उसको मदद करेंगे। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चियों के एडमिशन में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, और उनको उनके एरिया के हिसाब से बिना किसी सिफारिश के लिया जाए स्कूल में। तो उसके बाद उनकी फीस बिल्कुल सरकार वहन करेगी, हमारी सरकार, और उनके यूनिफॉर्म, उनकी स्कूल में बैठने की व्यवस्था, और उस स्कूल का वातावरण ऐसा हो जहाँ बच्चे बहुत शारीरिक रूप से स्वस्थ और चिंता मुक्त रहें। उनकी बाथरूम की व्यवस्था, उनके खेलने कूदने की व्यवस्था, उनको यहाँ तक कि आजकल घरों में धूप नहीं मिलती, उनको अच्छी तरह से मैदान और खेल की व्यवस्था हो जहाँ वो उनको धूप वगैरह मिले। तो इस तरह उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्त्री होने के नाते मैं जानती हूँ कि बच्चियाँ इन सब चीज़ों से काफ़ी वंचित रह जाती हैं, इन्हें छोटी चीज़ समझ के ध्यान नहीं देती। उसके बाद बच्ची जब 5th कर लेगी तो हम बच्ची को 6th क्लास में साइकिल प्रोवाइड कराएंगे, ताकि उनको जाने आने की कोई समस्या ना हो। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी, मेरा बहुत ध्यान है बच्चियों की सुरक्षा पे। तो उस समय कितनी आधुनिक सुविधाएं हमारे पास प्राप्त है, उसके हिसाब से मैं उन्हें सुरक्षित वैन, गाड़ी या जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो उनको दूंगी, ताकि बच्ची को कौन साथ है कौन नहीं साथ है इसके बिना भी वो खुद को सुरक्षित रख सके। गाड़ी में पैनिक बटन या वहाँ पर लेडी गार्ड, लेडी ड्राइवर, इन सब चीज़ों का, उनके रूट को भी ऐसा हम करेंगे कि हर तरह से बच्चे सुरक्षित हो। मेरा बहुत कंसर्न है इस बात पे कि बच्चियां हमारी सुरक्षित हों। और जब बच्ची 7th 8th में आ जाएगी तो हम उसको लैपटॉप देंगे। और बच्ची थोड़ा सा पढ़ने में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फ्री बांटते हैं और बच्चे सिर्फ उसके लालच में, ऐसा नहीं। पढ़ने में अच्छी होगी, उसको लैपटॉप मिलेगा, और वो उसकी फीस और यूनिफॉर्म और किताबें, इसका खर्चा सरकार वहन करेगी।
उसके बाद बच्ची जब 10th में चली जाती है और उसको फर्दर हायर एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो हम उसको मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या आर्मी में जाना चाहती है, तो उसके लिए हम उसका पूरा खर्च वहन करेंगे। जो भी 2 साल 3 साल की इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, वो सरकार सभी स्त्रियों की, लड़कियों की पढ़ाई का, ये हायर एजुकेशन का भी खर्चा हम पूरा उठाएंगे। पीएचडी करना चाहती हैं, लेक्चरर बनना चाहती हैं बच्ची। उसके बाद जब एक बार बच्ची डिग्री पा लेती है, तो बहुत बड़ी समस्या आती है जॉब की। तो जॉब के लिए हम उनको हर जगह रिजर्वेशन देंगे, जो भी डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि हम आर्मी को भी कोशिश करेंगे कि लड़कियों के लिए सीट रिजर्व रखें और उनको उसमें लें, ताकि हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और बिल्कुल पीछे ना रह जाएं। उसके बाद बच्चियों के शादी के समय राष्ट्रवादी विकास पार्टी ने पूरा अपना एजेंडा आउट किया हुआ है, जिसमें उन्हें 50,000 रुपए की मदद देगी और बाकी विवाह में खर्चे को वहन करेगी। और जो भी परिवार की तरफ से उन्हें सुविधा चाहिए, मदद चाहिए, वो हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट बनेगा, जो जिनकी मदद से वो अपने मुश्किलों को दूर कर सकते हैं और बच्ची की सुखी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। विवाह के बाद लड़की डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ना हो। एक चीज मैडम यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे आपको कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब शादी की समस्या होती है, ठीक है ना, तो एक बड़ा समस्या यहाँ दहेज का भी है। हालांकि बिहार सरकार ने दहेज पे ऊपर कठोर कानून बना रखे हैं, लेकिन उसका पालन सही मायने में हो नहीं रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो अच्छे घर में अच्छे लड़के के साथ अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम दहेज प्रथा को बढ़ावा देंगे, लेकिन बच्चियां अगर पढ़ लिख के काबिल होंगी और वो सक्षम होंगी जीविकोपार्जन के लिए, तो सरकार उनको स्टैब्लिश होने में, उनकी जीविका को निश्चित करने में ज़रूर मदद करेगी। और इसके लिए हम अपनी महिलाओं को शिक्षित कर, जैसे मैंने एक आपको जिक्र किया था कि हम समाज की महिलाओं को सेंसिटाइज करेंगे, उन्हें हम जागृत करेंगे। मैं चाहूँगी कि एक ऐसा सेल बने जहाँ पर महिलाएं घरों में जाएं और दूसरी महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, दादियों से, सबसे बात करें और उन्हें जागृत करें कि आप अपनी बच्ची को रोकिएगा नहीं, उन्हें आगे बढ़ने में उत्साहित करिए, ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो, सक्षम हो कि लोग आगे बढ़ करके आपके बच्चे को स्वीकार करें और बच्ची खुद पसंद करे, अपनी पसंद से शादी करे। और समाज में परिवर्तन आ रहा है, हमें उन्हें उनके साथ मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है, उन्हें सुरक्षित महसूस कराने की ज़रूरत है कि वो यदि विवाह, ऐसा नहीं है कि लड़के आजकल सिर्फ दहेज के लिए ही शादी करते हैं। अगर लड़की शिक्षित है, अच्छा कमा रही है, तो वो स्वीकार करते हैं ऐसे प्रपोजल को। तो लड़कियों को सक्षम बनाना और ही समस्या को दूर करना है। लड़कियों को इतना अपने पाँव पे खड़ा करें कि दहेज की आवश्यकता खत्म हो जाए। लेकिन ये तो मैम हम शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप अभी भी देखेंगे तो जो बच्चियां हैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाती हैं, उनको घर से बाहर निकलना बहुत होगा तो 5-7 तक पढ़ लेती हैं। उसके बाद चूँकि हाई स्कूल उनके आसपास में होते नहीं हैं, तो घर से ज़्यादा दूर जाने को अलाउ नहीं होता है कि आप 5 किलोमीटर जा कर के हाई स्कूल में पढ़ने नहीं जाना है, बिकॉज कि लड़के छेड़छाड़ करेंगे या बहुत तरह की परेशानियाँ होती है, तो उसके कारण घर से बाहर अपर क्लास पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं मिल पाता है उनको, जो है ना। तो फिर ऐसी स्थिति में उनका कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे वो ये सारा चीज़ हो पाएगी?
आपने बहुत ही सामयिक प्रश्न किया है और ये ऐसा प्रश्न नहीं है जो जिससे हम अवगत नहीं हैं। जी हम सब भी ग्रामीण वातावरण को अच्छी तरह जानते जी हैं जी बिल्कुल और कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं इस समस्या को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ और हमने इसके बारे में सोचा भी है। देखिए, स्कूल खोलना एक बड़ी प्रक्रिया है। उसमें पूरे गांव की सहमति, जी प्रधान की सहमति और सरकार की दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। तो ये एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ भी सर्वे करा के, जहाँ भी जिन गांव में 5 तक तो 8 तक तो सभी जगह गांव में है स्कूल, लेकिन आगे के एजुकेशन, इंटर के एजुकेशन के लिए या ग्रेजुएशन के लिए अगर गांव में जगह जमीन है, अगर गांव में लोग जमीन देते हैं, प्रधान हमें सरकार को पूरी जानकारी मुहैया कराते हैं, तो मेरा आपके प्रश्न पूछने के पहले भी मेरा ये विचार रहा है कि हम उन स्कूलों में ये ग्रेजुएशन खोलें, बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज खोलें और हमें शायद एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदलना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग में और बहुत हज़ार स्टूडेंट का ही ग्रेजुएशन स्कूल हो। हम लड़कियों के लिए छोटे छोटे स्कूल भी बना सकते हैं और वहाँ पर आजकल तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई इतनी ज़्यादा चल रही है और अगर अभी ऑनलाइन पढ़ाई स्वीकृत है तो हम ये बहुत बड़ा समाधान होगा। और ऑनलाइन पढ़ाई, टीचर्स का विजिट, स्पेशलाइज टीचर्स का विजिट, ये सब उनको हम गांव में मुहैया कराएंगे और उसके बाद जो एजुकेशन सिर्फ वहीं समाप्त नहीं हो सकती है, जो प्रयोगशालाएं चाहिए या विजिट्स चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल सरकारी बंदोबस्त पे, जैसे हमने बोला कि सिक्योरिटी वैन वगैरह हम स्कूल के लिए तैयार कराएंगे, तो उसमें लड़कियां बाहर जा कर के अपने प्रयोग करने वाली जो भी है दूसरे कॉलेज के साथ उनका सब जो टाई अप होगा वो जा कर के वहाँ अपनी वो साइकोलॉजी का टेस्ट है या साइंस की टेस्ट है, ये जो प्रयोग करने वो करके आएंगे। ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हम वो एक जो चला आ रहा है बहुत बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और खर्चा, उस चीज़ को हम तोड़ दें। हम छोटे छोटे डिग्री कॉलेज बना दें जहाँ गांव 2-3 गांव की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, जहाँ लड़कियों को 70-80 किलोमीटर ना जाना पड़े। साइकिल पे जाती हैं आजकल लड़कियाँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ वंचित भी रह जाती हैं। तो ये इस समस्या के विषय में मैंने सोचा है और मेरे मन में ये इसका समाधान है और मैं इसके लिए अभी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार आ जाएगी तो इसमें सारी टेक्निकल मदद मिलेगी हमको। तो एक्सपर्ट की मदद लेके, टेक्निकल मदद लेके और किस तरह ज़मीन लेके हम कर सकते हैं, हम इसको निश्चित इस पे कदम उठाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये मेरी बिल्कुल पहले भी मेरी निजी बड़ी इच्छा है कि मैं लड़कियों को स्कूल, गांव में ही स्कूल की सुविधा दी, जी डिग्री कॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे मैडम कि बिहार में आए दिन आप सुनती होंगे कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह है वहाँ जो कांड हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो दिल को दहला देने वाली घटनाएं हैं। तो आपकी सरकार बनती है तो उस सब के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास, वैसी बच्चियों के लिए या बालिका गृह के लिए कैसे आप क्या व्यवस्था करेंगे ताकि जो हमारी बच्चियां हैं वो सुरक्षित रह पाए वहाँ पे? ये बहुत ही दिल को तकलीफ देने वाला विषय है और आप प्रश्न करिए तभी हम इसके बारे में सोचे, ऐसा नहीं है। ये विषय हमें बहुत तकलीफ देता है और हम बहुत चिंतन करते हैं इसके विषय में कि वो क्या व्यवस्था की जाए जो हमारी बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करे। और मैं, जैसा मैंने पहले भी किया, आज के तकनीकी युग में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इन्हें सुरक्षा ना प्रदान कर सकें। सिर्फ आप बिहार की बात मत करिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कांड हुआ। मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि जब एक बालिका सुधार गृह में ऐसा कांड होता है तो पूरे देश की सरकार को जाग जाना चाहिए। पूरे देश की सरकार को ऐसा चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए कि
परिंदा भी लड़कियों को छू न सके, दरिंदों को तो की हिम्मत भी होनी चाहिए। कैसे मैडम अभी देखिए जो नहीं, मैं आपको व्यवस्था बताती हूँ। हाँ, तो इसके लिए पूरा महिलाओं का, जो पढ़ी लिखी महिलाएं, जैसे आप बोलते हैं कि दहेज की, तो वो बहुत पढ़ी लिखी सक्षम महिलाएं हैं, उनका पूरा संगठन बनाए, सरकारी संगठन बनाए, और उसके बाद आधुनिक तकनीक से सभी बच्चों की सुरक्षा गृह पे हम, जैसे लाइटिंग सिस्टम है, अलार्म सिस्टम है, और सीसीटीवी कैमरा, सिर्फ यही नहीं है, ह्यूमन सुरक्षा प्रोवाइड करें कि वो ड्यूटी का टाइम ऐसे करें कि गैप ना होने पाए, बच्चियों के साथ मिल के बैठना, उनसे बात करना। आप देखते हैं आजकल ऐसा नहीं है कि चीज़ें छुपाई दबाई जाती हैं। जब हम शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चों को भी हम पूरी शिक्षा देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। कोई भी अगर बच्चियों के साथ ऐसी बात होती है तो उनमें इतना साहस भरेंगे, हमारे जो संगठन बनेगा उनसे बार बार मिलके कि वो खुल के बात कर सके, बता सके। ये नहीं है कि 2 साल 4 साल के बाद एक बात खुलती है कि ऐसा हो रहा है, ये असहनीय है। लेकिन इसमें क्या है ना मैडम, कहीं ना कहीं हमारा जो सरकारी तंत्र है और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, अभी पिछले कुछ समय पहले के दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसको बरसों लग गए उसको न्याय देने में। और एक वर्ग जो क्या बोलते हैं आपको, वकील, तो उसको बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं, जबकि वैसे लोगों का सामाजिक तौर पे हर वर्ग लोग वैसे लोगों का बहिष्कार करें तो एक बड़ा ये चीज बन सकता है। देखिए क्या कुछ लोगों का कैसा सोचना है और कैसा उनका व्यवहार है, हम इस चीज़ को नहीं लेते। हम ये लेते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं कि ये इस तरह के कांड होने ही नहीं चाहिए, इस तरह के कांड होने ही नहीं चाहिए। वकील तक बात जाने की तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आप निर्भया का आप जिक्र करते हैं, निर्भया के का कांड हुआ था बस में सुरक्षा क्यों नहीं थी? बस में मैं शब्द का प्रयोग कर, 4 गुंडे कैसे बैठे हुए थे और बस खाली घूम रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? फिर जब एक अकेली महिला खड़ी है तो वहां पर लेडी पुलिस क्यों नहीं थी? लेडी पुलिस एक ऐसी आंख होनी चाहिए जिसे हर लड़की दिखाई देनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि आज के आधुनिक युग में ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सीसीटीवी कैमरा और फुटेज और हर गाड़ी पे एक ऐसा नाम नंबर बोर्ड जो पुलिस चौकी में महिला की ऐसा संस्थाएं बनाएं जहां वो मॉनिटर करें, और हमें इसके लिए अपनी बच्चियों को भी सजग करना पड़ेगा। जब वो निकलती हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद दुर्घटना हो सकती है, तो वो तुरंत उस बस का नंबर पास करें, उस पे ड्राइवर की फोटो। हमें बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे, ये छोटी सी बात नहीं है, पूरा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अभी आप एक ड्राइवर की फोटो खींचिए तो वो हो सकता है आपके साथ बदतमीजी करे, तो ये कानून के तहत आना चाहिए कि कोई भी लड़की किसी भी ड्राइवर की फोटो खींचेगी और पुलिस स्टेशन में फोटो है कि वो लड़की इस बस में बैठी है या इस टैक्सी में बैठी, ये आपके एक रूटीन हिस्सा होना चाहिए। ये नहीं है कि जब मुश्किल आएगी, जब घटना हो जाएगी तब हम ऐसा करेंगे, नहीं। ये बहुत विकट विषय है, ये बहुत भयानक विषय है जिसपे हमें तुरंत कदम उठाना है। अगर हमारी सरकार आती है तो जैसा मैं आपको बात करें, मेरे मन में ये सब बातें हैं और मैं बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी आधुनिक तकनीक और महिला शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करूंगी। और यहीं तक नहीं, मैं जो ऐसा संगठन बनाऊंगी जो घरों में जाएंगी और सभी बहनों को सेंसिटाइज करेंगी। वो सेंसिटाइज करेंगी कि आप सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदार नहीं है, एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। आप ध्यान रखिए कि ऑब्जर्व करिए कि
कोई बच्चे निकलती, लड़कियां निकलती हैं तो कैसे लड़के बाहर खड़े हो जाते हैं, कौन से बच्चे, ये मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप अपने घर से बाहर निकल के देख रही हैं कि ये लड़के रोज चौराहे पे खड़े हो जाते हैं या किनारे खड़े हो जाते हैं, इस घर में बच्ची है, उस घर में छोटी बच्ची है, तो आप चली जाइए उनके पास, पूछिए। आपके पूछने से बच्चों के मन में, लड़कों के मन में एक डर पैदा होगा कि इन्होंने हमें नोटिस लिया है, ये कल हमारा नाम पुलिस में चला जाएगा। अच्छा, आप उन बच्चों को बताना पड़ेगा कि कल आपका नाम पुलिस में चला जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, आपके माता पिता शर्मिंदा होंगे, क्योंकि अभी जब बच्चे क्राइम करते हैं तो ये सब बातें नहीं सोच पाते। सिर्फ इतनी बात नहीं है, मैं शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो अपराध कर जाते हैं बच्चे, उन्हें शिक्षित किया जाए, अपराध से कैसे बच सकते हैं, उन्हें शिक्षित किया जाए कि इसके बाद क्या होता है। आपके माता पिता आत्महत्या कर सकते हैं, आपके परिवार में लड़कियों की दुर्गति हो सकती है, उनको सब अपमानित किया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चे आजकल अपराध करते हैं वो ये नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें शिक्षित ही नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षा पद्धति में इस चीज़ को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, शर्म को छोड़ना पड़ेगा, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना पड़ेगा कि आप बाहर जब जाते हैं तो आपको जब लगता है कि आप विचलित हो रहे हैं या आप गलत रास्ते पे जाने वाले हैं, तो किस तरह आप अपने आप को उससे बचा सकते हैं, किस तरह हटा सकते हैं। पहले तो आप ये सोचेंगे कि इसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, पुलिस थाने में जब नाम जाएगा उसके, तो मैं कैसे बचाऊं खुद को। आपको पूरी शिक्षा पद्धति को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह क्राइम हो गया तो आपने उसको पनिशमेंट दे दिया, फिर आपने सालों आप कहते रहे कि वकील क्यों करता है या जजेस फैसला क्यों नहीं, एक नहीं है, उसके बाद तो न जाने कितने कांड हो गए। तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा पद्धति में इस चीज को जोड़ना है जो बच्चों को अपराध करने से रोके, ऐसी मानसिकता को उस स्थिति से बाहर निकाल के ले आए। देखिए, आप जब भयभीत होते हैं तो क्या करते हैं, आप कहते हैं कि राम राम राम, आप कहते हैं बजरंग बली है। तो जब बच्चा ऐसी परिस्थिति में जाए तो वो भी कुछ ऐसी बातें करे जो उसको उस परिस्थिति से बाहर निकाल के ले आए। आप उसको सिखाएंगे कि आप अपनी माँ को ध्यान करो, पिता को, बहन को, कि क्या दुर्गति होने वाली है, तो वो क्राइम घटेगा। आपके बिहार में तो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है जी, जो अगर मैं समझती हूँ कि 70-80% तो डोमेस्टिक वायलेंस ही है। तो आपको घर सेंसिटाइज करनी पड़ेगी। जितनी महिलाएं बहुत अच्छी होती हैं, हम उनको अप्रोच ही नहीं करते, तो आपको सभी महिलाओं को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। आपको, मैं खुद बैठी हुई हूँ, अगर मेरे मोहल्ले में 4 लड़के खड़े हैं, हो सकता है उसमें मेरा बेटा भी खड़ा हो। अगर मेरा बेटा खड़ा है और दूसरे घर की बहन ने जाके उसको डांटा है तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। कल अगर वो उस ग्रुप के साथ उसका नाम भी जुड़ गया पुलिस थाने में तो पूरा परिवार तकलीफ में आएगा कि नहीं। तो मुझे तो खुश होना चाहिए कि उस बहन ने इस सिचुएशन से जहाँ अपराध हो सकता था बचा के ले गई। इसी को हम सेंसिटाइज कहते हैं कि महिलाओं को सेंसिटाइज करिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, हमें थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हमें उम्मीद है कि आपके निर्देशन में राष्ट्रवादी विकास पार्टी अच्छा काम करेगी और खास करके महिलाओं के लिए आपके मन में जो विचार है, जो विचारधारा आपने बना रखी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आपने जो प्लान करके रखा है वो सही में बच्चियों के लिए फायदेमंद होगा निश्चित रूप से। जो है मैंने आपको मैं ये नहीं बताया कि जब महिलाएं बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। तो मैं ज़रूर ऐसा संगठन बनाऊंगी जो 70 और 80 साल की जो महिलाएं नहीं निकल पाती घर से, उनसे मिलें, उनकी समस्याएं देखें और ओल्ड एज पेंशन 5,000-7,000 की हमारी पार्टी ने एजेंडे में डाला हुआ है, उनको पेंशन भी देंगे और उनकी दवा, उनके खाने का, उनके हाइजीन का, इन सब के लिए एक पूरा मैं
डिपार्टमेंट बनेगा, क्योंकि ऐसे पर्सनल कोई नहीं कर सकता है जब तक एक सिस्टमेटिक सिस्टम ना हो। तो ये पूरा हम ध्यान रखेंगे। और आपका बहुत धन्यवाद जो आपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बात की। ये एक ऐसा विषय है जो चिंता नहीं करता, वो भयभीत करता है, जी, जी। वो बेचैन करता है कि इसमें सुधार होना ही चाहिए, और यह संभव नहीं है। ये मैं बार बार कहती हूँ, आज की आधुनिक युग में यह संभव बिल्कुल नहीं है। हम कर सकते हैं, इसकी शुरुआत घर से ही करनी होगी, घर से भी करनी है, और शिक्षा पद्धति जैसा मैंने बोला। देखिए ये बहुत अब तो कुछ पर्दा नहीं, किसी शायर ने बोला था कि जब से मेरे घर में टीवी आया है मेरा 8 साल का बेटा जवान हो गया है। अच्छा। है, ये कितनी सच बात है, ये कितनी सच। तो जब आधुनिकता आती है तो उसकी समस्याओं का समाधान भी हम ही निकालेंगे। जी, सही बात है। और समाधान कोई जादू से नहीं निकलेगा। ये हमारे आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, वो उन्होंने इतनी कारगर बातें कही हैं कि मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। उसमें एक उन्होंने कहा है कि खुद को कमज़ोर मत समझें, खुद को कमज़ोर समझना मृत्यु के बराबर है। तो और जो आप निश्चय करिए, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे आपके पूछने से पहले से मेरे दिल में ये बातें हैं। तो आप कोई चीज़, अगर किसी चीज़ की आप निश्चय करते हैं तो उसे आप अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने हृदय में उसको बिल्कुल बसा लीजिए। आपका पूरा व्यक्तित्व उसकी ओर लग जाए, सफलता तो जरूर मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सफल ना हो। बड़े लोगों के दिखाए बात को थोड़ा सा हमें भूलना नहीं चाहिए, उस पर चलना चाहिए।